हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीपीएच क्लासेस। अब हम एनसीईआरटी हेलोल्केन को आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा है, प्लेलिस्ट बन रखी है, जल्दी से वो वीडियोस देख लो अगर नहीं देखी है, क्योंकि अब आगे थर्ड वीडियो है ये हमारे पास। उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 55 और हमारे पास क्या दे रखा है देखिए, सॉल्व करते हैं जल्दी से। कंपाउंड ए विल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br, दिस इज C4H9Br, ये हमको दे रखा है कंपाउंड ए। ओके, इज ट्रीटेड विद एक्वस क्यूएच। इसकी एक्वस क्यूएच से रिएक्शन करवाएंगे हम, एक्वस क्यूएच से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Br विल बी रिप्लेस्ड बाय OH। हमको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये हमको पता है। व्हाट वी विल गेट C4H9OH और KBr बाहर चला जाएगा। ओके, यहां तक हमने पढ़ लिया। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड ए ओनली। अब देखो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी ना, वो दो तरह की थी। एक कौन सी थी, SN1, जिसमें X पहले बाहर निकलता था, R पॉजिटिव बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है RNU। इसमें जो रेट था वो किस पे डिपेंड करता था, सिर्फ रिएक्टेंट पे, जो भी सबस्ट्रेट था उस पे डिपेंड करता है रेट। एक थी SN2 हमारे पास। व्हाट इज SN2? SN2 में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पीछू से, पहले पीछे से अटैक करता है, देन न्यूक्लियोफाइल एंड R इंटरमीडिएट स्टेट बनती है ये, फिर हमारे पास RNU होता है और X निकलता है। अब देखो, अगर किसी एक पे डिपेंड कर रहा है, दैट मींस वो किस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, SN1 की बात कर रहे हैं। और SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा एलाइल होता है, एलाइल से ज्यादा बेंजाइल होता है। ये बात क्लियर है। अगर SN2 होता है तो उसमें 1 ज्यादा प्रेफरेबल है, फिर 2, फिर क्या होता है 3 होता है। ये हमने न्यूक्लियोफिलिक में पढ़ा था, मैं ज्यादा ट्रैक से बाहर नहीं जाऊंगा। हमारा क्वेश्चन का समझाने का मतलब ये है, वो कह रहा है रेट ऑफ दिस रिएक्शन, जो ये ऊपर वाली रिएक्शन हो रही है, इट्स कंसंट्रेशन कौन से पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ ए पे, मतलब जितना है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स ये वाला एब्सेंट है। तो इस लाइन से हमें पता चला इसका जो मैकेनिज्म है वो SN1 से हो रहा है। किससे हो रहा है, SN1 से हो रहा है। क्लियर चीज, इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन करा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अनदर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर B, पहले तो इसके आइसोमर कितने बनते हैं वो बना के देखने पड़ेंगे। चलो मैं बनाता हूं आइसोमर, इसको नोट कर लो। ये चीज आपको नॉलेज में होनी चाहिए, रफ वर्क में ये लिख लो, ताकि पता लगेगा कि आपको कि SN1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है। पहले तो इसके आइसोमर बना दो, क्या क्या पॉसिबल है वो लिख देते हैं इस कंपाउंड के। एक तो ये पॉसिबल है CH3 CH2 CH2 CH2Br, यही है C4H9Br। एक तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास ब्रोमो सेकंड पोजीशन पर लगा आ जाए, ये पॉसिबल है। और कौन सा पॉसिबल है, ब्रांच को मैं कहाँ भेज दूं, कार्बन चेन में से एक मैं ब्रांच में भेज दूं, ऐसा कुछ पॉसिबल है। और फोर्थ कौन सा पॉसिबल है, CH3 3 डिग्री। ये कितने डिग्री है, टर्शरी, हमें कैसे पता चला, ब्रोमो वाला कार्बन फर्दर 3 से जुड़ा है। ये कितने डिग्री है, सेकेंडरी, ब्रोमो वाला कार्बन फर्दर 2 से जुड़ा है। ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री, ब्रोमो वाला कार्बन फर्दर 1 कार्बन से जुड़ा है। अब इसमें भी हमको क्या ढूंढना है, ऑप्टिकली एक्टिव। कहता है यहां पर व्हेन अनदर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर B, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, ये वाला। हमें कैसे पता चला ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अगर ब्रोमो वाला कार्बन चारों डिफरेंट से जुड़ा हुआ है तो उसको ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हैं। जैसे ये कार्बन के साथ एक H लगा है, एक CH3 लगा है, एक Br लगा है, एक इथाइल ग्रुप लगा है पूरा। ऑल फोर आर डिफरेंट, ऑल फोर आर डिफरेंट। देखो सारे के सारे डिफरेंट है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 CH3 लगे हैं, 3 लगे हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम लगे हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगे हैं। बट अगर ये वाला हम आइसोमर देखें तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव है। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिव, विच हैव कायरल कार्बन। व्हाट इज कायरल कार्बन, जिस कार्बन जो चारों डिफरेंट बॉन्ड बनाए डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के साथ, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसका मतलब हमको B पता लग गया, हमारा B ये है, क्योंकि उसने लिखा है व्हेन अनदर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर B ऑफ दिस कंपाउंड वाज ट्रीटेड विद एक्वस QH सॉल्यूशन, देन रेट वाज फाउंड टू बी डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड एंड KOH बोथ। इसका मतलब जो इसकी रिएक्शन एक्वस QH से हो रही है, अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्वस QH से कर रहा हूं, वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। दोनों पे डिपेंड तभी करेगा जब मैकेनिज्म क्या होगा, SN2। एक पे डिपेंड कर रहा है तो SN1 था, अभी यहां लिखा था मैंने। अगर दोनों पे डिपेंड कर रहे हो तो SN2 था, अभी वीडियो रिवाइंड करके चेक कर सकते हो आप।
ठीक है। पर हमारा क्वेश्चन ये है, उसने ये पूछा है राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोथ ए एंड बी, ए और बी बता दो। अब ए देखो SN1 था, ए क्या था SN1 में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी थी 3 डिग्री की, अभी लिखा था यहाँ पे, तभी मैंने एक्सप्लेन करा था उसको। अब 3 डिग्री इसमें से कौन सा है, ये वाला देखो, मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास ए। वाई दिस इज ए, बिकॉज दिस इज 3 डिग्री। हमें कैसे पता चला 3 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि उसमें SN1 मैकेनिज्म लगेगा। SN1 कैसे लगता है, जो सिर्फ रिएक्टेंट सबस्ट्रेट पे डिपेंड करे जिसका रेट, वो चीज उसने दे रखी। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट अगर आपसे होने शुरू हो गए, एक बार 2 बार मुश्किल लगेंगे, एक बार देखो वीडियो, 2 बार देख लो, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस होने शुरू हो गए, कन्वर्जेंस होनी शुरू होगी, समझ लो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई है। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन फिर दे देंगे, आप उसका आंसर कहीं ना कहीं से ढूंढ के लिख लोगे, अपने दिमाग से सोच के लिख सकते हो। बट शर्त यह है कि आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ये नहीं कि यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बीच में SN1 आ गया, बीच में ए ऑप्टिकली एक्टिव आ गया, ऐसी ही होती है ऑर्गेनिक। 3-4 रिएक्शन, कहीं से प्रेपरेशन, कहीं से केमिकल प्रॉपर्टी इकट्ठा करके डाल देते हैं क्वेश्चन बोर्ड वाले, और फिर हमको सॉल्व करना है। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। SN1 मैकेनिज्म से हमें पता लगा कि 3 डिग्री ए होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव से पता लग गया ये वाला होना चाहिए। टोटल 4 बनते थे, ये 2 हो गए रिजेक्ट, ये 2 रह गए। सो व्हाट इज अवर आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या है, ए इसको लिख दो, बी इसको लिख दो, काम खत्म हो गया। ओके, सेकंड इज विच वन विल बी द इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब इन्वर्जन कौन शो करेगा ये बताओ इन दोनों में से, ऑप्टिकल एक्टिव कौन है, ये। SN2 किसने देना है, ये। हमको पता है ऑप्टिकली एक्टिव वाला ही इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है, हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो ये वाला जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, ये वाला इन्वर्टेड नहीं होगा। ठीक है जी। अब इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, ये आप स्टीरियो केमिस्ट्री वाले लेक्चर में आप मेरे पढ़िए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं। ऐसे अगर मैं कॉन्सेप्ट बीच में कराने शुरू कर दिए फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ओके, तो ये इन्वर्टेड वाला होगा, बी का आंसर है ये, और फर्स्ट वाले का आंसर है ए एंड बी, बोथ ये दोनों हो गए रिजेक्ट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58, 59 लिख रखे हैं, खुद से ट्राई कर लो। अगर नहीं हो रहा तो वीडियो को चलने दो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए, राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन ए, अगेन ए दे रखा है, विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, इज ट्रीटेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। हमें पता है Cl2 FeCl3 इज हैलोजिनेशन, तो एरोमेटिक वैसे ही दिमाग में आ गया। FeCl3 और Cl2 होता है हमारे पास हैलोजिनेशन, तो देखो एरोमेटिक दिमाग में आ गया। एरोमेटिक में 6 रिंग ये यूज हो रहे हैं, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ये हो रहा है, C6H6 तो ये हो गया। और उन्होंने देखा है C7H8, एक हाइड्रोजन यहां से कम हुआ तो देखो 5 आ गया, एक हाइड्रोजन यहां से हटाया तो यहां CH3 रह गया, और यहां पे 5 और 3 कितने हो गए हाइड्रोजन, 8, और एक कार्बन बढ़ गया। ये लो, बहुत इजी था बनाना। हमको कैसे पता चला ये बेंजीन रिंग है, क्योंकि पहली बात तो Cl2 FeCl3 और C7 हाइड्रोजन कम है। अगर C7H16 होता ना तो हम कहते साइक्लोहेक्सेन है। वैसे भी हमारे पास ये फ्रीडल क्राफ्ट बोल दिया, हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक ही देते हैं। तो सिंपल रिएक्शन करा दो, ये तो बहुत से बच्चों को आता होगा, विद मैकेनिज्म मैंने करा रखा है आपको। होता क्या है हमारे पास यहाँ पर ऑर्थो पर भी Cl लग जाएगा और पैरा पर भी Cl लग जाएगा, पैरा वाले पर भी Cl लगेगा। और विच वन इज द मेजर, कौन सा मेजर है, जो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, देखो दोनों पैरा पर लगे हैं। दिस इज मेजर, दिस इज माइनर, प्लस HCl भी बाहर निकलेगा। दिस इज मेजर, वाई दिस इज मेजर, मोर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, देयरफॉर वी कैन से दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। क्वेश्चन खत्म, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 57 ट्राई करते हैं हम। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, सिंपल रिएक्शन है, HCl ऐड करा है, इवन रूल भी नहीं लगना मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, सिंपल सा है हमारे पास। कर दो इसको सॉल्व खुद से। CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl, व्हाट विल बी A, CH3 CH2 CH, इसको H दे दे, लेफ्ट वाले को H दे दे, राइट वाले को Cl दे दे, ये रहा, दिस इज A। B क्या होगा, CH3 CH2, इसको Cl दे दो। Which one is symmetric? This one is symmetric.
दिस वन इज सिमेट्रिक, ये इधर वाली साइड है, वैसे तो ये हमारा स्टेबल होना चाहिए ज्यादा, बट ए और बी उसने पूछा है तो हम ए और बी बताएंगे, अपने को मेजर माइनर नहीं लिखना है। क्लियर हो रही चीज? वैसे तो दोनों सेम क्वांटिटी में ही बनते हैं हमारे पास, तो मेजर माइनर में नहीं आएगा ये डिस्टिंग्विश, वो मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ रूल में ही करेंगे, बट यहां पर ए और बी हमने मेंशन कर दिया। क्लियर है चीज? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है और क्यों, रीजन बताना है। देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स। तो देखो जो भाई ज्यादा स्टेबल है, देखो एक ही साइड में एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप दे रखे, ये कोई स्टेबल होगा? नहीं। पहली बात तो इसको क्रॉस करो, साथ साथ में एक दूसरे के जुड़े हुए, बिल्कुल ही नहीं होगा। अब इधर देखो, ये क्लोरो और ये क्लोरो एक दूसरे के पैरा पैरा में है, मतलब एकदम पैरा वाला पोजीशन देखो बना हुआ है, जैसे एक यहां होता है, ये CH3 ये CH3 भी कहां कहां है, पैरा पैरा में, एक दूसरे के पैरा बोल रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, बोथ आर पैरा टू ईच अदर, तो ये तो स्टेबल होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी पास पास में स्टीरिंग हिंड्रेंस। तो आंसर लिखो अपना कौन सा वाला, हमारा सेकंड वाला आंसर आ रहा है इसमें। यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है, यहां Cl है, यहां। अब ऐसे क्वेश्चंस को ना आप लाइटली मत लेना, इसके नीचे प्रॉपर रीजन हमने लिखना है, ड्यू टू बोथ CH3 एंड बोथ क्लोरीन आर पैरा टू ईच अदर, are para to each other, therefore it is more symmetric, and if it is more symmetric that means it will be more stable। लिखना है ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं, therefore it is more symmetric, therefore it is more stable, thus its melting point will be high। ऐसे बना के लिखिए, more symmetric, more stable, high melting point। क्लियर हो रही चीज? ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 59, स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल कैसे बनेगा, ये रहा नियोपेंटाइल। नियो मतलब जिसमें हमारे पास सारे के सारे कार्बन में एक CH3 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 लग गया। अब ब्रोमाइड भी तो बनाना है, ये बन गया ब्रोमाइड। ये देखो, एक हाइड्रोजन हटा के उसने ब्रोमो लगाने को कहा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड कहा है, अदरवाइज इट वाज नियोपेंटेन अगर यहां ब्रोमीन नहीं होता। क्लियर है? इसका IUPAC नेम पूछा है, तो IUPAC नेम मींस वी नीड टू नंबरिंग इट 1 2 3, 2,2 डाइमिथाइल, उससे पहले आ जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। लिखिए नाम जल्दी से, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। दिस इज द IUPAC नेम। एक तो उसने स्ट्रक्चर बनाने का है और IUPAC नेम बताया। बहुत सिंपल थे ये वाले क्वेश्चंस। अब मूव करते हैं 60th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर मास 72 ग्राम पर मोल गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव and 2 dichloro derivative। This is the main question, single monochloro derivative and 2 dichloro derivative on photochlorination। What do you mean by photo? Photo means light। लाइट की प्रेजेंस में तो अल्केन रिएक्ट करते हैं, इतना तो हमको क्लियर है, लाइट की प्रेजेंस में अल्केन रिएक्ट करते हैं। कितने कार्बन का होना चाहिए, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। देखो अब हमको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, अब मॉलिक्यूलर मास 72 ग्राम पर मोल इसी का होता है, C5H12 का, C5H12 का। और उसने कहा है सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अब C5H12 के पहले डेरिवेटिव कितने बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा, हाइड्रोजन खुद से कंप्लीट करिए, C5H12 बन रहा है, एक ये बन सकता है, एक ब्रांच में ले जाए, एक ये बन सकता है, ये नियो वाला देखिए C5H12 है, वो यही तो है जो सिंगल वाला देगा। देखो there is only one possibility, you can replace it by here 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 here, all are identical positions, all are। तो अपना आंसर जो है ए वाला जो हमको आइडेंटिफाई करना है वो ये है। ठीक है जी, ये है हमारे पास। अब इसके सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और 2 डाइक्लोरो डेरिवेटिव वो मैं बता देता हूं आपको कैसे लिखने हैं। समझ लग रही है? देखो ऐसे क्वेश्चन अब पहले डिफिकल्ट लगते थे, अब तो बहुत ईजी हो गए। C5H12 फॉर्मूला हमको मॉलिक्यूलर मास से मिल गया। हमें कैसे पता चला अल्केन है, क्योंकि फोटोक्लोरिनेशन लिखा है उसने। स्ट्रक्चर बता दो, कहता हाइड्रोकार्बन का वो ये है। मोनोक्लोरो वाला कैसे बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय मोनो, मोनो मीन सिंगल, मोनो मीन सिंगल, तो कुछ पिक्चर ये बन जाएगी, दिस विल बी द अवर मोनोक्लोरो, इसको हेडिंग में लिखिए मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय डाइक्लोरो डेरिवेटिव, डाइक्लोरो डेरिवेटिव विल बी आर द 2 पॉसिबिलिटी,
There are two possibility in dichloro. How? It's possible that both the chloro are on the same carbon. Both the chloro are on the same carbon, or is it possible that both the chloro are on the different carbon? इस तरह से These are the dichloro derivative. क्लियर हो रही चीज? 1,2 बन रहा है हमारे पास, देखो यहां पर क्लियर हो रहा है। अब इसको इधर लगा लो, इधर नहीं लगाना तब भी ये हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। 3 बनेगा तब भी 1,3, इधर लगा रहे हो तब भी सेम बनेगा। सो देयर आर टू स्ट्रक्चर, मोनोक्लोरो में ये आ गए और डाइक्लोरो में ये दोनों आ गए। ओके हमारा क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। उसने स्ट्रक्चर पूछा है, रिएक्शन नहीं पूछी, देन वी विल नॉट राइट द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। नेम द अल्कीन्स व्हिच विल यील्ड 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जो बनेगा 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, देखो 1 पर क्लोरो लगा, 1 पर ही मिथाइल लगा, साइक्लोहेक्सेन यही है, बिल्कुल यही है। वो कहता है अल्कीन बताओ, यहां अल्कीन आना है। उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? HCl से। अब HCl ऐड करके इसमें HCl ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है, इसमें HCl ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है, हमको पता है। अगर मैं यहां से HCl निकाल के देखूं तो ये बन जाएगा, इसी में तो HCl ऐड कर रहे हैं, ये बन रहा है। अगर मैं इससे HCl निकालूं तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, हम निकाल के चेक कर देते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहां से Cl जाएगा और हाइड्रोजन जाने के चांस कहां से है? 3 कार्बन है, ये कार्बन है, ये वाला साथ वाला कार्बन ये हो गया ना इसके, एक ये एक ये एक ये दोनों आइडेंटिकल, इसमें से एक बना दो। सो व्हाट विल बी द पॉसिबल आइसोमर? पॉसिबल आइसोमर विल बी लाइक दिस। ये देखिए यहां से Cl चला गया बाहर, ओके यहां CH3 तो रहा, बट यहां से हाइड्रोजन भेज दिया मैंने, यहां से जो हाइड्रोजन था यहां से निकल गया। उसने कहा एल्कीन में HCl डाला तो ये बना, हमको एल्कीन बताओ। मैं HCl निकाल के चेक कर लूंगा एल्कीन कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। सर व्हाट इज द अनदर पॉसिबिलिटी? अनदर पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से निकालो इस वाले से, तब क्या बनेगा? तब ऐसा कुछ पिक्चर बनेगी, ये देखो यहां से निकाला तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। मतलब इन दोनों की रिएक्शन अगर हम HCl से करवाएंगे तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। क्लियर हो रहे हैं? तो अल्कीन की जगह इसको लिखो और काम खत्म करो। उसने रिएक्शंस भी लिखा है, राइट रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, तो आपको लिखना पड़ेगा। मींस व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यू नीड टू रिएक्ट दिस विद HCl, यू विल गेट दिस। अब देखो डीहाइड्रो वाला मत शो कर देना, वहां पे शो यही करना है रिएक्शन वाले प्रोसीड से, ये वाला नहीं शो करना यहाँ। ओके और अनदर पॉसिबिलिटी क्या है? सेकेंड रिएक्शन जो अभी हमने यहाँ कंपाउंड बनाया था वो ये था कुछ, यहाँ Cl नहीं, यहाँ CH3, ओके और यहाँ अल्कीन है, ये देखो इसकी रिएक्शन करवा दो किससे? HCl से, तो यही बनेगा। आंसर ऐसे लिखना है, बट ये अल्कीन जानने के लिए मैंने H और Cl निकाल के चेक कर लिया, बहुत इजी है, पहले भी कर रखे बहुत बार ये क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, क्या लिख रखा है, खुद से ट्राई करो। Which one will react more easily with aqueous QH? Aqueous QH मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन में हमको पता है 1 डिग्री से ज्यादा अच्छा 2 डिग्री, फिर कौन सा है 3 डिग्री। इसमें 3 डिग्री चेक कर लो, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये तो हो नहीं सकता, 1 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये है, दिस इज 1 डिग्री। 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये 2 डिग्री है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। थर्ड कौन सा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये प्रोपेन है, 2 पर मिथाइल लगा है, 2 पर ब्रोमो लगा है, 3 डिग्री। लास्ट वाला 2 क्लोरोब्यूटेन, ये भी 2 डिग्री है। कौन सा 3 डिग्री है? दिस वन इज द आंसर। जल्दी से हमने स्ट्रक्चर बनाने हैं, नाम देकर स्ट्रक्चर बनाओ, देख चेक करो 3 डिग्री कौन सा है, हमारा काम हो गया। इस तरह के इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखे हैं और हमको बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप सबके नोट्स बनाओ, 2 से 3 बार लिखो, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा है, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा था बहुत से जो बच्चे हैं जो वीडियोस देखते हैं वो मोस्टली सब्सक्राइब नहीं करे हुए वाले देख रहे हैं, सब्सक्राइबर बहुत कम देख रहे हैं। तो आप कर लोगे तो अच्छी बात है, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो रही है। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। अभी तक जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, हमने शायद 44 से स्टार्ट करे थे, ये 62 तक आ गया है। सब एक बार अब रिवाइज कर लो अच्छे से, फिर 63 to 70 जितने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करके आपका एग्जाम्पलर खत्म। ओके फिर MCQ वाली वीडियो ले आएंगे इसकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।